ओलिवर को गोली लग गई थी। वो बेहरकत शेख के बाजुओं में झूल रहा था। उसे नहीं मालूम था कि दोनों चोर किस तरह उसको अहाते से बाहर लाए। शेख अंधेरे में भागा जा रहा था। उसके पीछे कुत्तों के भागने की आवाज़ें आ रही थीं। आगे टोबी भागा जा रहा था। शेख ने चिल्लाकर टोबी क्रैकेट से कहा, रुको रुको, इस लड़के को सहारा देने में मेरी मदद करो। टोबी बगैर बगैर जवाब दिए भागता रहा। शेख फिर चिल्लाया, रुक जाओ वरना मैं तुम्हारे कमर में गोली मार दूंगा। टोबी रुक गया। लड़के को छोड़ दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये हमें पकड़वा देगा। शेख ने बेहोश लड़के को एक खाई में लिटा दिया। फिर दोनों एक बाड़ पर कूदकर भाग गए। बड़े मकान के दो नौकर चोरों के पीछे आ रहे थे। उनमें से एक उनका हेड था जिसका नाम गिल्स था, दूसरे का नाम बर्लिट्स था। थोड़ी देर वो रुक गए। मेरा ख्याल है कि हमें वापस घर जाना चाहिए, मोटे आदमी ने सांस लिए बगैर कहा। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ, बर्लिट्स ने कहा, जो डर के मारे जर्द हो रहा था। दोनों खौफजदा थे। वापस घर चले गए। बेचारा ओलिवर खाई में पड़ा रहा। तेज़ आंधी चल रही थी लेकिन ओलिवर को कुछ होश नहीं था। फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई लेकिन ओलिवर को कुछ एहसास नहीं हुआ। आखिर उसको होश आया। उसने अपनी आंखें खोली और हरकत की। बहुत दर्द हो रहा था। उसका दायां हाथ भारी हो रहा था और उठाया नहीं जा रहा था। उसकी आस्तीन खून में भीग रही थी। बेचारा बहुत कोशिश के बाद बैठने में कामयाब हुआ, फिर खड़ा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो नहीं उठा तो पड़े पड़े मर जाएगा। उसने चलने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से सड़क पर आया। उसे एक बड़ा मकान दिखाई दिया। यह मकान वही था जिसमें बिल, शेख और टोबी ने डाका डालने की कोशिश की थी। वो बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने दरवाजे पर आकर आहिस्ता से दस्तक दी। नौकर बावर्ची खाने में चाय पी रहे थे। मिस्टर गिल्स बावर्चन और काम करने वाली औरत को चोरी की कहानी सुना रहे थे। वो सब सहमे हुए खौफनाक कहानी सुन रहे थे। मिस्टर गिल्स ने कहा, तकरीबन 2:30 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने एक आवाज़ सुनी। मैंने अपने दिल में कहा, गिल्स, ये सिर्फ वहम है। मैं दोबारा बिस्तर पर लेट गया। अभी मैं पूरी तरह सोया भी नहीं था कि फिर मैंने आवाज़ सुनी। ओहो, ताज्जुब से बावर्चन और काम करने वाली औरत ने एक साथ कहा। फिर उन्होंने अपनी कुर्सियां और करीब कर लीं। मिस्टर गिल्स ने अपनी बात जारी रखी। मैंने अपने दिल में सोचा कि कोई चोरी की कोशिश कर रहा है। हम सब अपने बिस्तर में कत्ल कर दिए गए जाएंगे। वो गरीब बर्टल का गला। हर शख्स बर्टलेस के चेहरे की तरफ देखने लगा जिसके चेहरे से खौफ जाहिर हो रहा था। मैंने अपनी पिस्तौल उठाई और बर्टलेस के कमरे की तरफ गया। बर्टलेस, जाग जाओ, हम मुर्दा आदमी हैं, लेकिन डरो नहीं। क्या वो डर रहा था? बावर्चन ने पूछा। नहीं, वो बहुत बहादुर है, जैसा कि मैं बहादुर हूँ। अगर मैं वहाँ होती तो मर जाती, काम करने वाली ने कहा। तुम एक औरत हो, मिस्टर बर्टलेस ने कहा। मिस्टर गिल्स बोले, हम मर्द किसी बात से नहीं डरते। हम जीना उतर कर गए जैसा कि। फिर वो दोनों औरतों को बताने लगे कि वो जीने से किस तरह उतरे। उसी वक्त ओलिवर के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आहिस्ता से आई। अचानक हर शख्स जर्द पड़ गया। मिस्टर गिल्स ने लरजती हुई आवाज़ में हुक्म दिया, ये आवाज़ कैसी है? दरवाज़ा खोलो, कोई है? किसी ने भी जुम्मुश नहीं की। अजीब बात है, इस वक्त कोई खटखटा रहा है। बर्टलिस, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मिस्टर बर्टलिस ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। दोनों औरतें भी उनके पीछे चली गईं। फिर उन्होंने तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया ताकि पता चल जाए कि वो तादाद में ज़्यादा हैं। फिर उन्होंने कुत्ते की चुटकी ली ताकि वो भौंकने लगें। बर्टलेस ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा एक छोटा लड़का बेहोश पड़ा है। मिस्टर गिल्स ओलिवर को उठाकर अंदर ले आए। फिर बड़ी जोशीली आवाज़ में चिल्लाकर जीने के ऊपर मुंह करके कहा, मालकन, यहाँ एक चोर है जो ज़ख्मी है। मालकन, इसे मैंने गोली मारी है। एक जवान लड़की जीनी के ऊपर खड़ी हुई बोली, तुम आंटी को डरा रहे हो क्या? आदमी बुरी तरह ज़ख्मी है। मिस, ये लेटा हुआ है, क्या आप इसको देखना पसंद करेंगी? 1 मिनट इंतज़ार करो, मैं आंटी को बताऊँ। ये कहते हुए नौजवान लड़की चली गई। फिर जल्दी वापस आई। गिल्स, इसको ऊपर उठा लाओ और अपने बिस्तर पर लिटा दो। बर्टलिस, तुम डॉक्टर को बुला लाओ। बर्टलिस ने दोबारा पूछा, क्या आप इसको एक नज़र देखना पसंद करेंगी? अभी नहीं गिल्स, इसके साथ हमदर्दी से पेश आओ। ये कहकर वो चली गई। गिल्स ओलिवर को बड़ी होशियारी से उठाकर ऊपर ले गया और आहिस्ता से अपने बिस्तर पर लिटा दिया। 2 दिन बाद फेगन अपने कमरे में बड़े जोश में बैठा था। डॉजर और चार्ली बेट्स भी उसके साथ थे, ताश खेल रहे थे। अचानक गली के दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉजर, जाकर देखो कौन आया है। डॉजर टोबी को लेकर वापस अंदर आया। बिल शेख कहाँ है? टोबी ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? फेगन ने अपनी कुर्सी घुमाते हुए कहा। तुम मतलब नहीं समझे? समझाता हूँ, टोबी क्रिकेट ने कहना शुरू किया। फेगन घर्राया। क्या मतलब? कोई ना कोई मुसीबत है, मैं जानता हूँ उसे। फेगन ने अपनी जेब से अखबार निकालकर इशारा करके टॉबी से गुस्से से पूछा, हकीकत में क्या हुआ है?
एक नौकर ने लड़के को गोली मार दी है। इस वक्त हम उसको बीच में लेकर भाग रहे थे। हमारे पीछे कुत्ते भौंकते आ रहे थे, इसलिए हमें लड़के को छोड़ना पड़ा। कहाँ? एक खाई में। वो जिंदा है या मर गया मैं नहीं जानता। फेगन वहशीपन से चिल्लाया और पागलों की तरफ भागकर बिल शेक के घर पहुंचा। वहां पर उसने नैन्सी को अकेला पाया। उसने जो भी टोबी से सुना था उसे बता दिया। फिर उसने पूछा, मेरी दोस्त नैन्सी, तुम्हारे ख्याल में बिल शेक अब कहाँ होगा? नैन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया और नाउमीद होकर रोना शुरू कर दिया। फेगन ने कहा, वो बेचारा छोटा लड़का भी उसे खाई में छोड़ दिया नैन्सी। नैन्सी पागलों की तरह चिल्लाई, मुझे उम्मीद है वो मर ही गया होगा। उसके लिए हमारे दरमियान ज़िंदा रहने से मरना अच्छा है। वो लड़का मेरे लिए 100 पाउंड का था। फेगन ने चीख कर कहा, 100 पाउंड, शायद 1000। अगर मैं इस लड़के को चोर बना देता तो मॉन्क्स मुझे देता। अचानक वो रुक गया। उसको एहसास हो गया कि वो कुछ ज़्यादा ही कह गया है। नैन्सी ने हैरत से पूछा, मॉन्क्स? मॉन्क्स कौन है? वो तुम्हें क्यों कीमत देता? फेगन ने अपना लहजा बदला और अपने हाथों को मलते हुए कहा, नैन्सी मेरी दोस्त, मेरी बातों का ख्याल मत करो। मैं अपने अजीज़ छोटे ओलिवर के लिए इतना फ़िक्रमंद हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या कहा है। नैन्सी ने बड़े दुख से कहा, मुझे उम्मीद है कि बिल शेक हिफाजत से होगा। अगर टोबी भाग सकता है तो फिर मुझे यकीन है कि बिल शेक ने भी ऐसा ही किया होगा, क्योंकि बिल शेक टोबी से 10 गुना ज़्यादा चालाक है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो मेरी दोस्त। मुझे यकीन है कि बिल शेक भाग गया। जब वापस आए तो मुझे उसकी खबर करना। वो हमें बताएगा कि हम लड़के को कहाँ तलाश करें। ये कहते हुए फेगन जल्दी से चला गया। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं पहुँचा था कि नैन्सी अपने पंजों के बल खड़ी हो गई और उसका पीछा करने लगी। फेगन बगैर ये जाने कि नैन्सी उसका पीछा कर रही है अपने घर में दाखिल हो गया। वहाँ एक लंबा, काला और बुरे चेहरे वाला आदमी उसका इंतज़ार कर रहा था। ये मॉन्क्स था, जिसके दाएं गाल पर एक भद्दा सुर्ख निशान था। तुम कहाँ थे? 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मॉन्क्स ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हारे ही काम से बाहर गया था मेरे दोस्त, फेगन ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। क्या तुमने लड़के को तलाश कर लिया? फेगन ने सारी बातें बता दी जो उसे तोबी ने बताई थी। तुमने लड़के को बाहर क्यों भेजा? तुमने उसे यहाँ क्यों नहीं रखा? तुम्हें यहाँ रखकर उसे एक बड़ा चोर बनाना चाहिए था, मॉन्क्स ने गुस्से से कहा। तुम गलत कहते हो मेरे दोस्त, लड़के की तरबियत करना मुश्किल है। याद करो कि क्या वाक़या पेश आया था जब मैंने उसको डॉजर और चार्ली बेट्स के साथ, वो तो लड़की पकड़कर उसे वापस ले आई, लेकिन वह बदल गई है और उस लड़के की मदद करना चाहती है। तो फिर उस लड़की को ही मार डालो। शायद मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। जब लड़का मुश्किल में होता है तो नैन्सी उससे हमदर्दी करने लगती है। ये मैं पहले भी देख चुका हूँ। फेगन 1 मिनट के लिए रुका, फिर कहने लगा, बूढ़े फेगन पर भरोसा रखो मॉन्क्स। अगर लड़का ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हारे लिए उसको चोर बना दूंगा। और अगर वो मर गया, अगर वो मर गया तो इसमें मेरी गलती नहीं है, उसने हाथ मिलाते हुए कहा। फिर फेगन के बाजू कस कर पकड़ लिए। क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। मैंने कुछ नहीं किया उसके कत्ल के लिए। मॉन्क्स गुस्से में भर गया। गुस्से के आलम में वो एक हैवान लग रहा था, जैसे वो एक सफ़ेद भूत है जिसके गाल का सुर्ख निशान आग की तरह दहक रहा था। उसकी आंखों से वहशत बरस रही थी। अचानक उसने चिल्लाकर कहा, वो क्या है? क्या? कहाँ? फैगन ने पूछा। वहाँ, मॉन्क्स ने दीवार की तरफ इशारा करके बताया। मैंने दीवार पर एक औरत की परछाई देखी है। वही देखने के लिए बाहर भागा कि वहाँ कौन है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रास्ता खाली था और मकान में खामोशी थी। मैंने उसे देखा है, वो एक औरत थी। वो ज़रूर छुपकर हमारी बातें सुन रही थी, मॉन्क्स ने बड़े खौफ से और डरे हुए लहजे में कहा। तुमने कुछ नहीं देखा। घर में कोई नहीं है सिवाय टॉबी और लड़कों के, जो गहरी नींद सो रहे हैं। आओ देखो। फैगन मॉन्क्स को हर कमरे में ले गया जहाँ कोई नहीं था सिवाय 3 चोरों के जो खराटे लेकर सो रहे थे। फैगन बोला, तुमने देखा, तुम गलती पर हो। हाँ, शायद मैं गलती पर था। मॉन्क्स जो डर के मारे कपकपा रहा था, ये कहकर चला गया। हवेली में खाने के कमरे में नाश्ते की मेज़ पर 2 औरतें बैठी थीं। मिस्टर गिल सब साफ सुथरा काले रंग का लिबास पहने अदब से खड़े थे। उन औरतों में एक बूढ़ी और एक 17 साल की नौजवान औरत थी। बर्टलिस को गए हुए बहुत देर हो गई, बूढ़ी औरत ने गिल्स से कहा। गिल्स ने अपनी घड़ी देखकर कहा, 1 घंटा 30 मिनट हो गए हैं मैडम। उसी वक्त बाग के दरवाजे पर एक गाड़ी रुकी। उसमें से एक भारी भरकम शरीफ आदमी उतरा और फिर जल्दी से कमरे में चला गया। उसने हैरत और ताज्जुब से पूछा, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। मेरी अजीज़ा मिसेस मे ली, मेरी अजीज़ा मिस रोज़, यह आपके लिए कितना बड़ा सदमा है। डॉक्टर लूसबर्न, क्या आप मेहरबानी फरमाकर ऊपर जाकर उस बेचारे को देखेंगे? रोज़ ने इल्तिजा की। ज़रूर ज़रूर गिल्स, मुझे वहाँ ले चलो। गिल्स उसे मरीज़ के पास ले गया। डॉक्टर काफ़ी देर तक गायब रहा। उसकी गाड़ी से एक बड़ा चमकता बैग निकाला गया
सोने के कमरे की घंटी बार बार बज रही थी। नौकर जल्दी जल्दी कभी ऊपर और कभी नीचे आ जा रहे थे। आखिर बहुत देर बाद डॉक्टर खाने के कमरे में आकर ख़वातीन से बातें करने लगा। उसने कहा, बड़े ताज्जुब की बात है मिसेस मेली। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ख़तरे से बाहर है। नहीं, वो 1-2 हफ्ते में बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर ने उन्हें बताया। फिर उसने पूछा, क्या आपने उस चोर को देखा है? नहीं। क्या आप उसको देखना पसंद करेंगी अगर मैं आपके साथ चलूं? हाँ, मैं देखूंगी, और अगर रोज़ चाहे तो वो भी देख सकती हैं। डॉक्टर दोनों औरतों को जीने के ऊपर गिल्स के कमरे में ले गया। उसने बिस्तर की तरफ इशारा करके कहा, वो चालाक चोर वहाँ लेटा है। दोनों औरतों को ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि वहाँ तो एक बच्चा गहरी नींद सो रहा था। एक मासूम सा बच्चा जिसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था। उसका हाथ ज़ख्मी और सीने पर रखा हुआ था और दूसरा उसके सर के नीचे। दोनों आहिस्ता से उसके बिस्तर की तरफ बढ़ी। रोज़ ने झुककर अपने हाथ से आहिस्ता से उसके माथे पर पड़े हुए बालों को ऊपर हटाया। लड़के ने हरकत की और सोते में ऐसे मुस्कुराने लगा जैसे वो उनकी हमदर्दी को महसूस कर रहा हो। इसका क्या मतलब है? मिसेस मेली ने पूछा। ये गरीब लड़का चोर नहीं है, ये तो बहुत नौउम्र है, रोज़ ने कहा, जिसकी आंखों से आंसू बह बह कर गालों पर आ रहे थे। हमें इसको दागाना चाहिए, डॉक्टर लूसबर्न ने कहा। हमें दूसरे कमरे में चलना चाहिए, मिस रोज़ ने कहना शुरू किया। सोचो, ये कितना नौउम्र है, शायद इसको माँ का प्यार नहीं मिला, शायद इसका कोई घर भी नहीं है। बेचारा। आंटी, इस लड़के को जेल ना भेजिएगा, बूढ़ी औरत ने कहा। क्या तुम सोचती हो कि मैं इसका बाल भी बीका होने दूंगी? मैं ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकती। मैं इसकी हर मुमकिन मदद करूंगी। डॉक्टर लूसबर्न, मैं इसकी मदद किस तरह कर सकती हूँ? मैं सोच के बताता हूँ, रहमदिल डॉक्टर ने कहा। कुछ देर तक वो सोच में डूबा रहा। फिर उसने कहा, क्या इन नौकरों पर भरोसा कर सकते हैं कि वो इस लड़के के बारे में कुछ नहीं बताएंगे? वो वही करेंगे जो मैं उनसे कहूँगी, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहिए कि लड़का होश में आने के बाद क्या कहता है। अगर हमने इसको बेगुनाह पाया तो हम इसकी मदद करेंगे, लेकिन अगर वो मुजरिम है तो हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। क्या आपको इस बात से इत्तेफाक है? दोनों औरतें इस पर राज़ी हो गईं क्योंकि उन्हें यकीन था कि ओलिवर बेगुनाह है। ओलिवर कई घंटों तक सोता रहा। शाम को जब वो जागा तो उसको बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। वो अपनी बिपता सुनाने के लिए बेताब था। औरतें उसकी दुख भरी कहानी सुनकर रोने लगीं। रहमदिल डॉक्टर ने भी अपने आंसू छुपाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने लड़के के आराम का बहुत ख्याल किया। ओलिवर इस रात अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए हुए सो गया क्योंकि उसको एक घर मिल गया था। जब पुलिस पूछगछ करने आई तो मिस्टर गिल्स और मिस्टर बर्टलिस ने, जैसा कि उन्हें हिदायत की गई थी, कह दिया कि ओलिवर बंदूक से खेल रहा था कि बंदूक चल गई और वो ज़ख्मी हो गया। उन्होंने दोनों चोरों के बारे में भी कुछ नहीं बताया। पुलिस को उन पर यकीन आ गया और इस तरह ओलिवर पुलिस की गिरफ्त से बच गया। ओलिवर 10 दिनों तक बीमार रहा। फिर वो धीरे धीरे से अच्छा होने लगा। कुछ बातें ऐसी थीं जिनसे वो फ़िक्रमंद था। रोज़ ने उससे पूछा, क्या बात है? ओलिवर ने उसको बताया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मिस्टर ब्राउन लू से मिलूं। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उनके पैसे और किताबें नहीं चुराई। जब तुम्हारे बदन में ताकत आ जाए तो जाकर मिल आना, रोज़ ने उसे इत्मीनान दिलाया। इस बात को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि डॉक्टर लूसबर्न ओलिवर को मिस्टर ब्राउन लू से मिलाने लंदन ले गए। जब वो मिस्टर ब्राउन लू की गली में दाखिल हुए तो ओलिवर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। यही है, उसने चिल्लाकर कहा और एक बड़े सफ़ेद मकान की तरफ इशारा किया। गाड़ी रुक गई। मिस्टर ब्राउन लू के दरवाजे पर तख्ती लगी थी, मकान खाली है। मिस्टर ब्राउन लू मकान छोड़कर जा चुके थे और मकान खाली था। ओलिवर मायूस होकर रोने लगा। शायद पड़ोस के लोग कुछ बता सकें कि अब वो कहाँ हैं, डॉक्टर लूसबर्न ने कहा। लेकिन पड़ोसी सिर्फ इतना ही बता सके कि मिस्टर ब्राउन लू 6 हफ्ते पहले मकान छोड़ गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मालिका, मकान और उनके दोस्त ग्रिमविग भी उनके साथ गए हैं। ओलिवर और डॉक्टर लूसबर्न का वहाँ ठहरना बेकार था, इसलिए वो वापस आ गए। ओलिवर बहुत मगमूम था, हालांकि वो एक तरह से अपने घर ही जा रहा था जहाँ उसे मेली और रोज़ का प्यार और रहमदिल डॉक्टर लूसबर्न की हमदर्दी मिलने का यकीन था। मौसम बहार के शुरू में मिसेस मेली ओलिवर को अपने शहर के मकान में ले गई जहाँ बागों में फलों के दरख्त थे और खेतों पर फूल खिले थे। फिर उन पर कैसे परिंदे गाना गाते थे। ओलिवर को ऐसा सुकून और खुशी कभी नहीं मिली थी। हर सुबह ओलिवर एक शरीफ बूढ़े आदमी से पढ़ने लिखने जाता, मिसेस मेली और मिस रोज़ के साथ चहलकदमी करता। शाम को वे एक साथ मिलकर बातें करते या रोज़ उनको कुछ पढ़ कर सुनाती। अक्सर रोज़ पियानो बजाकर गाना गाती। बूढ़ी मिसेस मेली उसको बड़ी मोहब्बत से सुना करती। रात ओलिवर आराम से साफ़ सुथरे बिस्तर पर अलहदा कमरे में सोता। 3 महीने ओलिवर ट्विस्ट के लिए बहुत खुशी के दिन थे।
लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही। आर्टफुल डॉजर ने पता लगा लिया था कि ओलिवर कहाँ रहता है। फेगन उसके पीछे लगा था और मॉन्क्स भी। किसी पुरस्कार मकसद के लिए मिस्टर मॉन्क्स ओलिवर को एक मुजरिम बनाना चाहता था। एक शाम को ओलिवर ने दोनों को एक साथ देखा। वाकया कुछ इस तरह पेश आया कि ओलिवर अपने कमरे में पढ़ रहा था कि उसकी मेज़ खिड़की के करीब थी। शाम काफ़ी हो गई थी। ओलिवर पढ़ते पढ़ते मेज़ पर सर रखकर सो गया। सोते में उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा कि फेगन उसके कमरे में है। फिर वो एक चीख मारकर जाग गया। खिड़की में दो शैतान चेहरे उसकी तरफ देख रहे थे। ये फेगन और सुर्ख निशान वाले के चेहरे थे। ओलिवर मदद के लिए चिल्लाया। गिल्स, बर्टलिस और डॉक्टर लूसबर्न भागे हुए आए। उनके साथ मिसिज मेली और रोज़ भी थी। ये फेगन है, बाहर फेगन है, ओलिवर ने खौफ भरे लहजे में कहा। वो सब भागकर बाग में गए और हर जगह तलाश किया, लेकिन दोनों मुजरिम फरार हो चुके थे। शायद तुमने ख्वाब देखा है मेरे लड़के, डॉक्टर ने कहा। नहीं नहीं, मैंने उन्हें सच में देखा है, डॉक्टर ने घबरा कर कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि फेगन अभी तक इस लड़के के पीछे क्यों लगा है। इसके पीछे ज़रूर कोई राज है। और वो सुर्ख निशान वाला आदमी ओलिवर के पीछे क्यों पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि इस राज को मालूम करूँ। मिस्टर बम्बल इस कहानी में दोबारा आते हैं। एक बार जब ओलिवर यतीम खाने में था, वो उसके मालिक थे और अब वो एक दिल शिकस्ता शख्स थे। उनके गम का सबब उनकी बीवी थी, जिससे उन्होंने हाल ही में शादी की थी। मिसेस बम्बल यतीम खाने की मालकिन थी। शादी से पहले वो बेज़बान और फर्माबरदार थी, लेकिन शादी के बाद वो बिल्कुल बदल गई थी। मिस्टर बम्बल उसकी बदज़बानी और भारी हाथों से डरते थे। वो अक्सर उन्हें मारती थी, इसी तरह जैसे खुद बम्बल लड़कों को मारते थे। मिस्टर बम्बल की ज़िंदगी अब बहुत दुखी थी। मिस्टर बम्बल यतीम खाने में अपने कमरे में अकेले बैठे हुए थे। इतने में एक मुलाकाती अंदर आया। वो एक लंबे कद का काला आदमी था, जिसके दाहिने गाल पर सुर्ख निशान था। उसके कपड़े धूल से अटे हुए थे, जैसे कि वो लंबे सफ़र तय करके आया हो। अजनबी ने राहदरी को ध्यान से देखा कि वहाँ कोई है तो नहीं। फिर उसने बड़ी एहतियात से दरवाज़ा बंद किया और कहा, मैं तुमसे कुछ मालूम करने आया हूँ। इस काम के लिए मैं तुम्हें मुआवजा भी दूंगा। उसने कुछ सोने के सिक्के मेज़ पर फेंके और कहा, इन्हें उठा लो। अगर तुमने वाकई मेरी मदद की तो मैं इससे ज़्यादा दूंगा। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें याद है 12 साल पहले गुज़िश्ता जाड़ों में इस वाक़े को 12 साल हो गए, जब एक लड़का पैदा हुआ था। मिस्टर बम्बल ने उससे कहा, उस वक्त एक क्या बहुत से लड़के पैदा हुए थे। लड़का कमज़ोर, पीला और डरावना लगता था। तुमने उसे ताबूत बनाने वाले के यहाँ काम के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ वो ज़्यादा दिन नहीं रुका और कहीं भाग गया था। ओहो, तुम्हारा मतलब ओलिवर ट्विस्ट है। वो तो मुझे अच्छी तरह से याद है। वो एक छोटा सा बदनसीब लड़का जिसने मुझसे खाने को ज़्यादा मांगा था। मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, उसकी माँ के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। वो बूढ़ी औरत कहाँ है जो मरते वक्त उसके पास थी। तकरीबन 3 महीने हुए वो भी मर गई। अजनबी ये सुनकर खुश नज़र आने लगा। वो जाने के लिए उठा, लेकिन मिस्टर बिम्बल नहीं चाहते थे कि वो जल्दी वापस जाए। वो उससे और ज़्यादा पैसे लेने की उम्मीद में थे। अभी मत जाओ, उन्होंने कहा, मुझे और बातें याद आ गई हैं, जल्दी बताओ। मिसेस बम्बल उस बूढ़ी औरत के पास थी जब वो मरी थी, तो उसने मेरी बीवी को ओलिवर की माँ के बारे में कुछ बताया था। क्या? अजनबी ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं मालूम, तुम्हें मेरी बीवी से बात करनी होगी, वही बता सकती है। उसके पास ओलिवर की माँ का लॉकेट भी है। उसके अंदर क्या है? बालों की 2 लटें और एक शादी की अंगूठी जिस पर एग्नेस लिखा है। उसे मेरे पास लाना। कब? कल शाम के 7 बजे। मैं इस पते पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अजनबी ने ललचती उंगलियों से एक कागज़ के टुकड़े पर पता लिखा। लॉकेट को अपने साथ लाना। याद रखना कि मैं इसकी अच्छी कीमत दूंगा। और हाँ, किसी को कुछ मत बताना, सुन लिया? अजनबी इतना वहशी नज़र आ रहा था कि मिस्टर बम्बल को डर लगने लगा। हम ज़रूर आएंगे, उसने पते को देखते हुए कहा। क्या नाम लेकर आपके बारे में पूछें? मॉन्क्स, अजनबी ने जवाब दिया। ये कहकर वो जल्दी से चला गया। अगली शाम 8:30 बजे मिस्टर बम्बल अपनी बीवी को लेकर एक गंदे कस्बे में गए। यह कस्बा दरिया के नज़दीक था। उस वक्त आंधी और तूफ़ान आ रहा था। दोनों खौफजदा थे। गरज और चमक से ज़्यादा वो उस कस्बे से डर रहे थे, तो जराइम पेशा लोगों का अड्डा था। आखिर वो मॉन्क्स के दिए हुए पते पर पहुंच गए। वो एक गोदाम था जिसका निचला हिस्सा पानी में डूबा था और ऊपर का हिस्सा किसी भी वक्त डूब सकता था। जीने के ऊपर खिड़की खुली और आवाज़ आई, नीचे ही रहो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। चंद मिनट बाद मॉन्क्स ने दरवाज़ा खोलकर कहा, जल्दी अंदर आ जाओ। अपना डर छुपाते हुए मिसेस बम्बल अंदर दाखिल हुई। मिस्टर बम्बल डरे डरे से उनके पीछे थे। मॉन्क्स ने दरवाजे में ताला लगाया और टूटे हुए जीने से उन्हें ऊपर ले गया। बादल की गरज से पूरी इमारत लरज़ रही थी।
मॉन्क्स उन्हें शिकस्ता कमरे में ले गया जहाँ लैंप की मध्यम रोशनी हो रही थी। कमरे में 3 कुर्सियों और एक टूटी हुई मेज़ के अलावा कुछ न था। मॉन्क्स ने कहा, बैठ जाओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मिस्टर बम्बल की तरफ घूरते हुए उसने कहा, मुझे इस औरत के बारे में तफसील से बताओ। तुम्हारे लिए उसकी क्या अहमियत है? मैं नहीं बता सकता जब तक मुझे उसकी तफसील ना मालूम हो जाए, और मैं उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक मुझे ये मालूम ना हो जाए कि मुझे क्या मुआवजा मिलेगा। मैं तुम्हें 20 पाउंड तक दूंगा। बताना शुरू करो। 21। मिस्टर बम्बल जल्दी से बोले। अपना मुंह बंद करो बूढ़े, उसकी बीवी ने कहा। मैं 25 पाउंड लूँगी तब बताऊंगी, उसने मॉन्क से कहा। ठीक है, शुरू करो। मिसेस बम्बल ने कहना शुरू किया। जिस वक्त बुढ़िया का इंतकाल हुआ तो मैं उसके पास थी। उसने मुझे ट्विस्ट की जवान माँ के बारे में बताया। बूढ़ी सीली ने उसका सामान चुराया था। आगे कहो। जब वो मर रही थी तो नौजवान ने बुढ़िया सीली को एक लॉकेट दिया था। सीली ने उससे वादा किया था कि उस लॉकेट को ओलिवर ट्विस्ट को दे देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और लॉकेट अपने कब्जे में ही रखा। लॉकेट कहाँ है? 25 पाउंड कहाँ है? मॉन्क्स ने 25 पाउंड गिनकर मेज़ पर रख दिए, जो मिसेस बम्बल ने उठाकर अपने पर्स में रख लिए। फिर उसने जेब से चमड़े का एक छोटा सा बटुआ निकालकर मेज़ पर डाल दिया और कहा, लॉकेट इसमें है। मॉन्क्स ने झपट कर बटुआ उठाया और लरसते हाथों से उसे खोला और सोने का लॉकेट निकाला, जिसमें 2 बालों की लटें और शादी की अंगूठी रखी थी। क्या इसमें सिर्फ यही चीज़ें हैं? हाँ। मॉन्क्स ने अचानक उन्हें हुक्म दिया, हरकत मत करना, जहाँ हो वहीं बैठे रहो। ये कहते हुए उसने मेज़ को एक तरफ हटाया जिसके नीचे लोहे का एक कड़ा था। मॉन्क्स ने कड़े को खींचा तो फर्श में एक चोर खाना नजर आया। आओ और देखो, उसने कहा और लैंप की रोशनी चोर खाने के करीब कर दी। मिस्टर और मिसेस बम्बल सुराख के नज़दीक आए और नीचे झांक कर देखा। उनके नीचे दरिया बड़ी तेज़ी से बह रहा था। मॉन्क्स ने लॉकेट को दरिया में फेंक दिया और उसको बहते हुए देखता रहा। अब कभी नहीं नज़र आएगा। फिर उसने मिस्टर बम्बल और उनकी बीवी की तरफ मुड़कर कहा, अब तुम जा सकते हो, और हाँ, अपनी ज़बान बंद रखना, और अगर ऐसा नहीं किया तो। मिस्टर बम्बल और उनकी बीवी जल्दी से जीने की तरफ भागे। वो बहुत खौफज़दा थे, लेकिन वह तूफ़ान से ज़्यादा मॉन्क्स से डर रहे थे। वो जल्दी से बारिश और अंधेरे में ही अपने घर चले गए। बादल अब भी गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी। टॉबी कुछ दिनों बाद बिलशेक के वापस घर लौट आया। सिर्फ नैन्सी को उसके लौटने की खुशी थी। फिर बिलशेक बीमार हो गया। अकेली नैन्सी उसकी बीमारी के दौरान उसके पास रही। वो एक माँ की तरह उसकी देखभाल करती रही थी। फेगन और उसके ग्रोह के लोग कभी उसे देखने नहीं आए। बिलशेक काम ही नहीं कर सकता था। उसको और नैन्सी को रुपयों की ज़रूरत थी। उनकी ज़रूरत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन फेगन अभी तक उनके हत्थे नहीं चढ़ा था। आखिर फेगन बिलशेक को देखने आया। बिलशेक उस वक्त पहले से बेहतर था, हालांकि उसका मिजाज अभी तक बहुत ख़राब था। अफसोस, आखिर तुम आ ही गए, वो गुर्राया। तुम सोचते थे कि मैं मर जाऊंगा, बूढ़े चालाक चोर। अगर ये लड़की यहाँ ना होती तो मैं मर ही जाता। और कौन लाया था इस लड़की को तुम्हारे पास? ये सच है, नैन्सी ने कहा। बिलशेक ने कहा, इधर देखो, मुझे रुपयों की ज़रूरत और है। अभी मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, फेगन ने उससे कहा, लेकिन घर पर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। बिल, तुम गलती पर हो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। बकवास बंद करो मक्कार बूढ़े शैतान, बिलशेक गराया। अच्छा, आज शाम को मैं डॉजर के हाथ भेज दूंगा। नहीं, तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूँ। नैन्सी तुम्हारे साथ जाएगी और तुम उसको फ़ौरन रुपए दोगे। नैन्सी ने अपना कोट और हैट पहन लिया। वो और फेगन एक साथ घर से चले गए। तमाम रास्ते फेगन उससे कहता रहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा तमाम रुपया लड़कों पर खर्च हो चुका है, मैं उन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, हालांकि वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, जो मेरे पास होता है वो सब ले लेते हैं, मैं गरीब बूढ़ा आदमी हूँ मेरी दोस्त। जब वो फेगन के घर पहुँचे तो वहाँ पर एक आदमी फेगन का इंतज़ार कर रहा था। वो एक लंबा और काला आदमी था जिसके गाल पर सुर्ख निशान था। मॉन्क्स, फेगन ने ताज्जुब से कहा। फिर वो नैन्सी की तरफ मुड़ा और बोला, तुम यहाँ रुको मेरी दोस्त, मुझे इस शरीफ आदमी से कुछ बातें करनी हैं। ये कहते हुए मॉन्क्स को लेकर जीने के ऊपर चला गया। चंद मिनट के बाद नैन्सी उनके पीछे चुपके से ऊपर चली गई। वो दरवाजे से लगकर खड़ी हुई और उनकी बातें सुनने लगी। उनकी बातें सुनकर वो पीली पड़ गई। वहाँ तकरीबन 10 मिनट तक रुकी और फिर आहिस्ता से नीचे उतर आई। फेगन और मॉन्क्स भी उनके आने के थोड़ी ही देर बाद नीचे आ गए। मॉन्क्स फ़ौरन चला गया। फेगन नैन्सी के पास आया। क्यों नैन्सी मेरी दोस्त, तुम इतनी पीली क्यों पड़ रही हो? उसने ताज्जुब से कहा। नैन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। फेगन ने उसे बिलशेक के लिए रुपये दिए, जिन्हें लेकर वो फ़ौरन चली गई। गली के आधे रास्ते में उसकी ताकत ने जवाब दे दिया। वो एक दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद वो जल्दी से उठकर बिलशेक के घर चली गई।
शुरू में बिल शेख ने उनके पीले चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। उसने उसे फल और शरबत लाने के लिए बाहर भेज दिया। जल्दी ही वो इतना ज़्यादा खा गया कि उसे किसी बात का होश न रहा। इसी शाम नैन्सी को जाड़ा बुखार आ गया। क्या बात है? बिल शेख ने गरीब लड़की से पूछा। तुम मुर्दे की तरह पीली दिखाई दे रही हो। बात क्या हो सकती है? कोई बात नहीं है। तुम मुझसे क्यों मजाक कर रहे हो? शेख ने उसके बाजुओं को बेढंगेपन से झटका दिया। मुझे बताओ तुम्हें क्या हो रहा है? वो चिल्लाया। कुछ नहीं बिल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम इस तरह देखना बंद करो, अपना चेहरा तब्दील करो वरना मैं खुद उसे बदल दूंगा। बिल शेख ने उसे उठा लिया। नैन्सी मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। फिर वो मेज़ के पास जाकर उसके लिए शरबत का गिलास भरने लगी। इसे पी लो, उसने कहा। शेख ने शरबत जल्दी से पी लिया। अब ठीक है, उसने कहा। थोड़ा शरबत और दूँ? नैन्सी ने उससे कहा और उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर और गिलास भरने लगी। बिल शेख की आंखें बचाकर उसने नींद की दवा मिला दी। शेख ने उसे पी लिया। 3 मिनट के बाद वो गहरी नींद सो गया। नैन्सी जल्दी से बाहर आई। बाहर अंधेरा हो गया था। चर्च के घंटे ने 10 बजाए। उसे देर हो गई। नैन्सी ने भागना शुरू कर दिया। आखिर वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई। ये एक सुनसान होटल था जो एक हाइड पार्क के करीब था। वो अंदर गई और दरबान से पूछने लगी, क्या मैं मिस रोज से बात कर सकती हूँ? दरबान ने पूछा। तुम इस रोज़ से क्या चाहती हो? मेहरबानी करके मुझे उनसे मिलने दीजिए, बहुत ज़रूरी काम है। नैन्सी ने उससे इल्तिजा की। आदमी ने उसके उदास चेहरे की तरफ हमदर्दी से देखा। फिर वो ऊपर भागा और जल्दी ही दोबारा वापस आ गया और बोला, मेरे साथ आओ। मैं रोज़ हूँ, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? नैन्सी ने ऊपर देखा। वो नर्म आवाज़ उसके दिल में खप गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मुसीबत में हो? रोज़ ने आहिस्ता से कहा। मुझे बताओ क्या बात है? क्या दरवाज़ा बंद है? नैन्सी ने खौफ से पूछा। क्या यहाँ कोई आदमी सुन रहा है? नहीं, क्यों? मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है, नैन्सी ने उससे कहा। अगर गुरु को पता चल गया कि मैं यहाँ आई हूँ तो वो मुझे मार डालेगा। तुम किसी से कुछ न कहना। नहीं 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 कहूँगी। मैं नौजवान ओलिवर ट्विस्ट के बारे में मैं वही लड़की हूँ जो उसे दोबारा फेगन के पास धोखे से ले गई थी जब वो किताब घर ले जा रहा था। तुम? हाँ मोहतरमा, मैं वही मलून हूँ। मोहतरमा, मेरी तमाम ज़िंदगी चोरों के दरमियान गुजरी है। जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने बुराई के सिवा कुछ नहीं देखा। चोरी, मक्कारी, शराब और बुराई। खामोश खामोश, रोज़ चिल्लाई। तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा दिल गमगीन हो जाएगा। मुझे तुम पर रहम आता है। मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। गरीब नैन्सी ने कहा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं एक राज की खबर आपको ज़रूर बताऊंगी। क्या आप मॉन्क्स नामी शख्स से वाकिफ़ हैं? मॉन्क्स कौन? नहीं, मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। वो आपको जानता है। वो आपके बारे में सब मालूमात रखता है। मैंने उसे फेगन से कहते सुना है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। बहुत जल्दी आपके घर डाका डाला जाएगा। मैंने ये छुप कर सुना है। जब फेगन और मॉन्क्स बातें कर रहे थे, मॉन्क्स ने फेगन को बहुत दौलत देने का वादा किया है अगर वो ओलिवर को चोर बना दे। क्यों? ये मैं नहीं जानती। मैं उसके आगे कुछ नहीं जानती क्योंकि मॉन्क्स ने मेरी परछाई दीवार पर देख ली थी और मैं जल्दी से वहाँ से भाग आई। कल रात मॉन्क्स फेगन से मिलने आया तो मैंने उनकी बातें सुनी। मैंने मॉन्क्स को ये कहते हुए सुना, मुझे कोई ख़तरा नहीं है। ये कोई नहीं जानता कि वो लड़का कौन है। मैंने लॉकेट दरिया में फेंक दिया है जो बूढ़ी औरत ने ओलिवर की माँ से हासिल किया था। मैं बिल्कुल नहीं समझी कि इसका क्या मतलब है। मैं बिल्कुल नहीं जानती, मगर ये सच है मोहतरमा। ये सब बातें जो मैंने अपनी ज़बान से कही हैं बिल्कुल सच हैं। उसके बाद मैंने मॉन्क्स को ये कहते सुना, अगर मेरी ज़िंदगी इससे ख़तरे में पड़ती तो मैं लड़के को मार डालता, लेकिन मैंने उस पर कड़ी निगाह रखी है। काश वो पैदा ना होता, मेरा छोटा भाई ओलिवर। उसका भाई? उसने यही कहा था मोहतरमा। नैन्सी ने चारों तरफ खौफ से देखा। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, मुझे वापस जाना है। वापस? ओह, उनके पास वापस ना जाओ, यहीं रहो। मैं तुम्हारे लिए एक महफूज जगह तलाश कर दूँगी जहाँ तुमको कभी ना पा सकेंगे। मोहतरमा, मैं ज़रूर जाऊँगी। वो सब ख़राब आदमी हैं लेकिन उनमें एक ऐसा आदमी है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती, किसी भी सूरत में नहीं। ओह, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह आपको इस दुख भरी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाए। बहुत ज़्यादा देर हो गई है मोहतरमा, बहुत ज़्यादा। नैन्सी हिचकियाँ लेने लगी। फिर वो अंधों की तरह दरवाज़ों में चली गई। 1 मिनट रुकिए, मुझे बताइए मैं आपसे कहाँ मिल सकती हूँ? हर इतवार की शाम को 11 बजे से आधी रात तक तुम मुझसे लंदन ब्रिज पर मिल सकती हो। अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रही तो ज़रूर मिलूँगी। मुझे आप पर बहुत रहम आता है। मैं आपकी किस तरह मदद करूँ? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता मोहतरमा, सिर्फ मौत ही। नैन्सियाँ हिचकियाँ लेती हुई जाने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने कहा,
मासूम ओलिवर की हिफाजत करना। मिसेस रोज़ कुर्सी पर गिर पड़ी। वो बेहोश होने लगी। फिर कुछ देर के बाद उसने सोचना शुरू किया कि वो ओलिवर को बचाने के लिए ज़रूर कुछ करेगी। उसे क्या करना चाहिए, वो सोच में पड़ गई। वो सारी रात सोचती रही।